नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर। अगर कोई आपसे पूछे कि कोरोना के कौन कौन से लक्षण हैं, तो आप क्या कहेंगे? सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, गंध और स्वाद का जाना, यही सब ना। ये बातें आज देश के बच्चे बच्चे को पता है, आपको पता है, हमें पता है, सभी को पता है। मगर अभी के वक्त में जो बात बच्चों, बुजुर्गों और खासकर नौजवानों को पता नहीं है और पता होनी चाहिए, वो ये है कि इन लक्षणों के बगैर भी आप कोरोना के शिकार बन सकते हैं। एक ताजा रिसर्च में कोरोना के एक ऐसे साइलेंट किलर वेरिएंट का पता चला है जो देश के नौजवानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहले से कहीं ज्यादा और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। रूप बदलने में माहिर ये वायरस हर दिन खुद को बदलकर दुनिया भर के लोगों को चौंका रहा है। वैज्ञानिकों को जब भी ऐसा लगता है कि उन्होंने वायरस की गुत्थी सुलझा ली, तब उसका एक नया वेरिएंट उनको फिर पशुपेश में डाल देता है। एक बार फिर यही हुआ है और एक बार फिर कोरोना के इस नए वेरिएंट ने अपने सभी पुराने नियम तोड़ डाले हैं। ताजा खुलासे के मुताबिक देश में कोरोना की दूसरी लहर में मौत के कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें मरीजों को आखिरी वक्त तक कोविड का कोई सिम्टम ही महसूस नहीं हुआ। न तो उनकी सांस फूली, न ही बुखार आया और न ही वो सर्दी जुकाम से पीड़ित हुए। वायरस ने अचानक उनके इम्यून सिस्टम पर धावा बोला और जब तक उनका इलाज शुरू होता तब तक वो गंभीर तौर पर बीमार हो चुके थे। इसलिए अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको कोरोना के इस बेहद खतरनाक वेरिएंट के बारे में तफसील से बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कोरोना का नया साइलेंट किलर वेरिएंट है क्या, ये किन लोगों को अपना शिकार बना रहा है, इस वायरस के संक्रमण के लक्षण क्या हैं, इससे तेजी से मरीजों की जान क्यों जा रही है, इस कातिल वायरस से बचने का उपाय क्या है। इसलिए कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इस साइलेंट किलर की सही जानकारी और पूरी पहचान ही इससे बचने का सबसे अचूक हथियार है। जी हाँ, इन्हीं सब सवालों के आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हैप्पी हाइपोक्सिया से जुड़े हुए हैं। और एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सुचिन बजाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं उजाला हॉस्पिटल्स के। डॉक्टर जेसी पासे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और एक्स मेडिकल डायरेक्टर हैं LNJP हॉस्पिटल के। डॉक्टर मनोज कुमार सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही डॉक्टर विवेक गुप्ता हैं हमारे साथ इस वक्त अपोलो हॉस्पिटल से। आप सभी तमाम बड़े डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डॉक्टर सुचिन बजाज आपसे शुरुआत कर रही हूँ। नाम तो हैप्पी है, ये जो नया वेरिएंट है नाम हैप्पी लगा हुआ है, और लेकिन है ये अनहैप्पी हाइपोक्सिया। सर क्या है ये? एक तो वैसे भी कोरोना ने मार मारी है, डरे हुए हैं लोग, और एक नया ये वेरिएंट और चिंता पैदा कर रहा है। जी विपनेश जी, देखिए यूजुअली क्या होता है जब आपकी ऑक्सीजन कम होती है, जैसे हम देखते हैं तो मरीज तड़प रहे होते हैं, सांस उनकी फूल रही होती है, वो घबरा रहे होते हैं, उनको पसीने आ रहे होते हैं, उनको बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, सर में बहुत दर्द होता है, हाथ पैर नीले पड़ जाते हैं। तो उनको आपको देखते ही समझ आ जाता है कि इनकी ऑक्सीजन में कमी है, इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। पर हैप्पी हाइपोक्सिया अनफॉर्चुनेटली ऐसा है जो इंडोनेशिया में मार्च 2020 में सबसे पहले कोविड के केस में देखा गया था। एक पेशेंट, यंग पेशेंट क्लिनिक में आए चलते हुए कि मुझे टेस्ट कराना है, फोन पे बात कर रहे थे और उनका जब ऑक्सीजन लेवल देखा गया तो 77 था। तब से हमने देखने शुरू किए कि कोविड में ये केसेस में बहुत सारे यंग लोगों में ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि अंदर कितना बड़ा डिजीज प्रोसेस चल रहा है, अंदर कितनी बड़ी उनको बीमारी है, ऑक्सीजन लेवल कम है और अचानक वो कोलैप्स कर जाते हैं। इंडिया में भी जुलाई से हमने देखने शुरू किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली जो अब इस साल का स्ट्रेन आया इसमें ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हमारे प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट 10 से 15% पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको ऑक्सीजन लेवल 60-70 है, लेकिन वो बिल्कुल माइनर सिम्टम्स के साथ चलते हुए हॉस्पिटल में आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके लिए हम सबको इनकरेज करना चाहिए कि सबके पास पल्स ऑक्सीमीटर अवश्य होना चाहिए। गला खराब होते ही उनको कम से कम अपनी ऑक्सीजन लेवल्स खुद चेक करते रहने चाहिए। डॉक्टर जेसी पासे इसको साइलेंट किलर भी कहा जा रहा है हैप्पी हाइपोक्सिया को। सर क्या करें, इसका तो कुछ पता ही नहीं चलता। व्यक्ति नॉर्मल लगता है जैसे वो एकदम स्वस्थ है, ये तो ज्यादा घातक है। सर क्या करें ऐसे में? देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये हैप्पी हाइपोक्सिया जो है हम युवा लोगों में ज़्यादा देख रहे हैं
और शायद इसका कारण ये है कि युवाओं में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है बाकी लोगों से, और उनकी जनरल हेल्थ कंडीशन भी इतनी अच्छी होती है कि वो जो शुरू वाले जो लक्षण हैं कोरोना के, जिसमें खांसी, जुकाम, बुखार, उसको या तो वो बहुत लाइटली लेते हैं या बहुत कम होता है उनको, और वो पीरियड निकल जाता है पहले 7-8 दिन का। और ये जो साइलेंट किलर हम जिसको कह रहे हैं, ये फेफड़ों के अंदर हमारे कोरोना वायरस जब जम जाता है तो वहां पर एक ये सेलुलर प्रोटीन रिएक्शन इनिशिएट करता है, जिससे हमारी छोटी जो खून की नाड़ियां हैं फेफड़ों में, वो उसमें खून जम जाता है, और वो जो ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होना है लंग्स में, जो बाकी सारे शरीर में जाएगा जहां से, वो नहीं हो पाता है या बहुत कम हो पाता है। इसलिए सारे के सारे जो हमारे सेंसिटिव ऑर्गन हैं, चाहे वो दिमाग है, चाहे वो किडनीज हैं, हार्ट है, ये सभी के सभी ऑर्गन जो हैं शट डाउन की तरफ चले जाते हैं, और इसलिए अचानक मौत का खतरा बन जाता है। डॉक्टर मनोज कुमार सर, क्या करें, नौजवानों में ज्यादा हो रहा है ये, और ये अमूमन भारत में आप देख रहे हैं सर्दी खांसी जुकाम तो है ही लोगों में, और इसका तो दूर दूर तक वो सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। तो यानी कि अब तो हर घर में ऑक्सीमीटर होना चाहिए, अगर जिसको भी हल्की सी खराश है, जुकाम है, उसको ऑक्सीजन लेवल अपना चेक करते रहना चाहिए। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि हैप्पी हाइपोक्सिया या साइलेंट हाइपोक्सीमिया ये जो कॉमनली है, ये कोई नई चीज कोविड-19 के साथ नहीं है। अदर लंग कंडीशन में भी, जैसे लंग का अगर कोई हिस्सा बहुत एटिलेक्टेसिस या सिकुड़ जाता है या लेफ्ट टू राइट शंट होता है, तो उसमें भी लोगों का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम रहता है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। जैसा डॉक्टर पासी ने बताया कि थ्रोम्बोटिक जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से लंग्स के जो छोटे कैपिलरीज जहां पे एक्सचेंज वेंटिलेशन परफ्यूजन होता है, वहां पे दिक्कत आने की वजह से ये मुख्य मैकेनिज्म बताया जा रहा है। तो अभी ये, और हमें ये भी सोचना होगा कि जो हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन कर्व है वो सिग्मोइड टाइप का होता है। तो सिग्मोइड कर्व की वजह से होता है कि सडन ड्रॉप तो होता है, और इस केस में देखा गया है कि ये कर्व जो है लेफ्ट की तरफ भी शिफ्ट कर जाता है। बट जो हमारे यूजुअली जो रेस्पिरेटरी सेंटर हैं वो ब्रेन स्टेम में होते हैं, वो किसी भी तरह के हाइपोक्सीमिया के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ा देते हैं, ब्रेथलेसनेस होने लगता है। तो अब ये क्यों होता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, ये थोड़ा कहना मुश्किल है। युवाओं में कॉमन है, खास करके इवन एल्डरली में अभी कोई बहुत ऐसे ठोस एविडेंस नहीं आए हैं कि युवाओं में ही केवल हो रहा है। डायबिटिक्स में बहुत कॉमन है, एल्डरली में भी हो रहा है। तो ये एक बड़ा ही वार्निंग कहिए कि सिंड्रोम है, और इसको रिकॉग्नाइज करने का तो एक ही तरीका है कि आप ऑक्सीजन सैचुरेशन नापें। इसके साथ साथ जब आपको स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है तो आर्टेरियल ब्लड गैस भी जरूर करें, उससे आपको PO2 और ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर मिलेगा। कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो पल्स ऑक्सीमेट्री भी थोड़ा धोखा दे देती है, तो वैसे हालत में ABG का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, आर्टेरियल ब्लड गैस का। डॉक्टर विवेक गुप्ता, अगर ये हो गया हैप्पी हाइपोक्सिया तो कितने दिन का वक्त देता है ये इंसान को संभलने के लिए, देता भी है या नहीं? देखिए, हैप्पी हाइपोक्सिया में थोड़ा सा और क्लिनिकल आम भाषा में समझाना चाहूंगा। इट इज हाइपोक्सिया विदाउट एनी मेजर सिम्टम। हैप्पी नहीं है, पेशेंट को तो कोरोना हो रखा है, ही इज नॉट हैप्पी। इट इज एक्चुअली नॉर्मल हाइपोक्सिया। उसको हाइपोक्सिया हो गया, ब्लड सैचुरेशन गिर के आ गया 80-85 ऑक्सीजन सैचुरेशन नापेंगे, एंड ही स्टिल नॉर्मल। नॉर्मल मतलब है कि नॉर्मल जो हाइपोक्सिया होता है, जैसे मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, अगर पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है या हार्ट अटैक होता है तो उसकी हार्ट के अंदर जो पानी चला जाता है फेफड़े में, उसकी सांस फूलने लगती है और उसका सैचुरेशन गिर के 90 आता है। जब किसी को एक्यूटली 88 सैचुरेशन आता है तो हम लोग बड़े वरिड हो जाते हैं, उसको सीधे से हम लोग बाईपैप लगाते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, और कई बार वेंटिलेट करना पड़ता है। एंड दैट पेशेंट इज सीवियरली ब्रेथिंग। इसको ब्रेथलेस इतना ज्यादा होता है कि ही सीज कि आई एम गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ ब्रेथलेसनेस, बिकॉज ऑफ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। हैप्पी हाइपोक्सिया में क्या है, द पेशेंट स्टिल फील्स नॉर्मल बिकॉज इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। लंग्स के अंदर जो कोविड-19 में अब देखा गया, इंडोनेशिया में देखा गया, अब इट इज नॉन एज हैप्पी हाइपोक्सिया बिकॉज दिस इज अ पेशेंट हु इज फीलिंग नॉर्मल। दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें बताना चाहूंगा। क्लिनिकली जो है, कई बार ऑक्सीजन सैचुरेशन नाप भी हो तो इसमें क्या सिम्टम आएंगे। अगर किसी को हाइपोक्सिया होगा, हार्ट पेशेंट को, या एक्यूट किसी वजह से निमोथोरैक्स हो जाए या और कोई लंग कोलैप्स कर जाए, तो ऐसी कंडीशन में उसको सांस फूलेगी और सिर में दर्द होगा। लेकिन ऐसे जब ये हैप्पी हाइपोक्सिया वाला जो है, जो कोविड-19 वाला है, ना तो उसको सिर में दर्द होता है ना उसको सांस फूलती है, एंड ही फील्स नॉर्मल। सैचुरेशन मशीन से तो पता लग जाता है, लेकिन एक दो सिम्टम है
अगर काफी सैचुरेशन गिर के 40, 50, 60, 70 हो जाता है, उसके थोड़ा सा लिप्स जो होते हैं वो ब्लूइश हो जाएंगे और चेहरा भी इसका पीला हो जाएगा। तो ये तरीका है, यू कैन रिकॉग्नाइज और कोविड-19 पेशेंट। आपका क्वेश्चन था कि इसको क्या करा, कैसे इलाज किया जाए, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? कैसे बचे सर इससे, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? बचने का देखिए, हाइपोक्सिया हो रहा है, ये कोविड-19 का जो इंडियन वेरिएंट आया है, यूके वेरिएंट है, B117 है, यंग लोगों को ज्यादा कर रहा है। अब तो ये बात हो रही थी यंग लोगों को ज्यादा कर रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है? उसका रीजन है कि यंग लोग बाहर जा रहे हैं, बाकी लोग बाहर टोटली अंदर लॉकडाउन में है। अब इसको बचने का तरीका तो कोई है नहीं, कोविड-19 का इलाज करना पड़ेगा। यू हैव टू गिव ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन, आपको सैचुरेशन मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीमीटर इज नाउ शुड बी विद एवरीबडी शुड हैव इट एट हिज होम, चाहे उसको कोविड हुआ हो चाहे ना हुआ हो, क्योंकि बाजार में कई बार मिलेगा नहीं। एंड दे शुड कीप चेकिंग दिस। किसी को कई बार लोगों को फीवर नहीं आता है, ये सिम्टोमेटिक रहते हैं और हाइपोक्सिया हो जाता है धीरे धीरे करके। तो मैं तो सलाह ये दूंगा कि जो पेशेंट जिसकी फैमिली में कोविड नहीं भी हुआ है, उनका एक ऑक्सीजन सैचुरेशन मशीन होनी चाहिए, ऑक्सीमीटर, और वो नापते रहे, हफ्ते में 1-2 बार नाप लें। अगर हल्का से भी खांसी या बुखार आ रहा है या नहीं भी आ रहा है तो भी वो नापते रहें, क्योंकि दिस पेशेंट, सबको नहीं होता हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया ओनली 35 to 40% ऑफ पेशेंट्स ऑफ कोविड, तो उनको सबको होगा। लेकिन इसलिए बचने का तरीका ये है कि टू डायग्नोज अर्ली, एंड टू डायग्नोज अर्ली यू हैव टू हैव ऑक्सीमीटर, दैट इज द ओनली वे यू कैन डू इट। लेकिन मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगा आपके टीवी के माध्यम से, इस समय जो महामारी चल रही है, इसका इलाज वैक्सीनेशन तो है ही, विच इज ए लॉन्ग टर्म, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। अब डायग्नोसिस के लिए RT-PCR टेस्ट आजकल अवेलेबल नहीं है उतनी अच्छी तरीके से। मैं कहता हूं जो भी पेशेंट एक्सपोज्ड है, किसी फैमिली मेंबर में किसी को एक्सपोजर हुआ, तो वो सोच के ना चले कि मुझे नहीं होगा। दिस वेरिएंट इज हाईली कंटीजियस, 100% तो नहीं, 99% श्योरिटी है कि अगर एक फैमिली में किसी को हुआ तो बाकी को तो होना ही है, चाहे वो सिम्टम आए, चाहे सिम्टोमेटिक रहे या हल्की खराश रहे। इन पेशेंट्स को बचाना है कि वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तक ना पहुंचे, हाइपोक्सिया की रिक्वायरमेंट तक ना पहुंचे। उसका एक ही तरीका है, what I am doing, I am treating all my exposed patients with minimum 1 antibiotic, vitamin C, zinc वाला विटामिन, and also ivermectin। अभी ivermectin के बारे में बड़ी बहस हो रही थी कि ivermectin is useless। I would still say कि ivermectin is the only very safe, major minimum side effects medicine which should be given to all the patients who are exposed at early stage, so that at least they do not have the possibility of reaching to the stage of hypoxia जहां पे उसको हॉस्पिटल बेड्स की जरूरत पड़े। दिस इज वन थिंग। एंड सेकेंडली थिंग कि आपकी इम्यूनिटी अगर कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहेगी किसी पेशेंट की, तो उसके लिए हर पेशेंट को इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हर पेशेंट को नहीं, हर व्यक्ति को करना चाहिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और स्पायरोमेट्री घर के अंदर हो, जिससे कि अगर बाई चांस वो कोविड में हो। अभी कोई लोग मजाक कर रहे थे कोविड कब खत्म होगा, लोगों ने कहा कोविड तब खत्म होगा जब एवरीबॉडी इज आइदर एक्सपोज और इम्यूनाइज्ड, यानी कि 137 करोड़ की आबादी में सबको एक्सपोजर हो जाए या इम्यूनाइज हो जाए, तभी कोविड खत्म होगा। एक्सपोजर का मतलब है कि यू विल सफर फ्रॉम डिजीज। उसको बचने के लिए इफ यू आर हैविंग गुड इम्यूनिटी बॉडी, ब्रीदिंग लंग्स फुल्ली कैपेसिटी है, 50 साल के ऊपर वाले खास करके, उनको तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए कि अगर उनका बाई चांस कोविड हो, दे विल नॉट बी सफरिंग फ्रॉम हाइपोक्सिया। ओके, ऑल राइट। डॉक्टर सुचिन बजाज, एक बार फिर से मैं आ रही हूँ आपके पास। सर, एक जो हेल्दी पर्सन है उसका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 94 उससे प्लस रहता है, इससे नीचे अगर जाता है तो ये दिल, फेफड़े, दिमाग, किडनी और जितने अदर पार्ट्स हैं उनको इफेक्ट करता है। तो सर, ये नया वेरिएंट, ये जो साइलेंट किलर है हाइपोक्सिया, इसको कैसे इंडियंस आइडेंटिफाई कर पाएंगे? इंडियंस का जो हैबिट है वो तो आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से, इसके बारे में तो वो सोच ही नहीं सकते दूर दूर तक। अभी तो हम कोरोना ही नहीं समझ पा रहे ठीक से इसके लक्षण को। देखिए दिनेश जी, सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो ऐसे नहीं है कि आप 100% अगर आपको पल्स ऑक्स में दिख रहा है तो आपको 100% ऑक्सीजन मिल रही है, 90% दिख रहा है तो 90 मिल रही है, 80 दिख रहा है तो 80 मिल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हमें एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व समझना होता है। आप ये समझिए कि जितने गरीब आप होते जाते हैं उतना ही कंजूस होते जाते हैं, समझ रहे हैं ना, उतना पैसा अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि आपके पास स्पेयर नहीं है। तो जब 100 से 90 तक आपका ऑक्सीजन लेवल चलता है आपके पल्स ऑक्सीमीटर में, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रहता है। रेड ब्लड सेल्स जो है जिनको ऑक्सीजन देनी है बाकी बॉडी को, वो उतनी ही देते रहते हैं, पूरी की पूरी दे देते हैं। तो 90-91 तक ऑलमोस्ट 100% आपको ऑक्सीजन अवेलेबल होता है बॉडी के अंदर। ये एक एस शेप डिसोसिएशन कर्व है।
जैसे ही 90 से नीचे आता है तो ये एस की वर्टिकल आर्म पे चला जाता है और बहुत रैपिडली फॉल करने लगता है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बॉडी को। 90 से 80 तक पहुंचते पहुंचते बॉडी के पास सिर्फ 50% के करीब ही ऑक्सीजन रह जाती है। तो ऐसा नहीं है कि 90 से ऊपर 90% मिल रही है और 88 पे 80% मिल रही है, 80 पे 80% मिल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि हमेशा हम 90-92 से ऊपर रखें अपनी ऑक्सीजन, ताकि बॉडी हेल्दी रहे और सेल डेथ ना हो। 80 तक आते आते बहुत सारे सेल्स जो सेंसिटिव हैं, जिनको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए, वो मरना शुरू हो जाते हैं और वो फिर एक भंवर में फंस जाती है बॉडी। वो स्पाइरल, नेगेटिव स्पाइरल होता है। एक बार सेल डेथ होती है तो एसिडोटिक एनवायरनमेंट होता है, एसिडोसिस होता है, तो और ज्यादा सेल्स मरते हैं, और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा ऑक्सीजन गिरता जाता है। तो इसलिए सबको, जैसा कि डॉक्टर विवेक ने भी बताया, सबने बताया कि हमें एक पल्स ऑक्सीमीटर रखना बहुत जरूरी है। अगर हमें बीमारी है या हमें एक्सपोजर हुआ है या खांसी है या सिर्फ छोटे छोटे सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे थकान हो रही है या पसीना आ रहा है, लग रहा है कि हम अपनी नॉर्मल एनर्जी में नहीं है, तो भी हमें अपना ऑक्सीजन लेवल जरूर चेक करना चाहिए। अगर 90 से नीचे है तो घर पर ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या सिलेंडर से ट्रीटमेंट शुरू कर दें जब तक कि आपको बेड ना मिले। 90 से नीचे ऑक्सीजन एक मिनट जाना भी आपके लिए हार्मफुल होता है। हमेशा 90 से ऊपर रखें, लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो 100 के लिए ही पूरा एम करना है। 92, 93 जैसा कि मैंने बताया इज एज गुड एज 100। तो 92, 93 पे अपना ऑक्सीजन रखें, चाहे वो 1 लीटर से हो या 2 लीटर से हो, और उसको उससे नीचे ना जाने दें। और तब तक बेड के लिए ढूंढना शुरू कर दें। जब हॉस्पिटल में बेड मिले तो पेशेंट को फिर उस वक्त शिफ्ट कर दें। डॉक्टर जैसी पास से ये कहा जा रहा है, आप फिर करेक्ट करेंगे, कि ये जो नया वेरिएंट है जिसको भी हुआ है उसकी तेजी से जान जा रही है। वजह ये है कि हम इसको डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, टाइम से इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है, क्या वजह? देखिए, हमें सबको ये जान लेना होगा कि हैप्पी हाइपोक्सिया स्टेज पर जितने लोग आते हैं उनके लिए जो अटैकिंग वायरस है कोई अलग से वेरिएंट नहीं है। ये जो हमारा इंडियन वेरिएंट जिसको हम B1167 कहते हैं, वो सबसे अधिक पाया जा रहा है हमारे देश में इस समय। लगभग 2/3 केसेस जो है वो इस वायरस से अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जो हैप्पी हाइपोक्सिया है उसके लिए अगर हम ये सोच रहे हैं कि कोई स्पेशल वेरिएंट उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। हैप्पी हाइपोक्सिया उन लोगों को हो रहा है जो शुरू के जो कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो एप्रिशिएबल लिमिट तक नहीं आए, उनको बुखार तेज नहीं हुआ, उनको खांसी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चली। हैप्पी हाइपोक्सिया भी जो है वो छोटे मोटे लक्षण के 7वें या 8वें दिन के बाद ही देखा जाता है, और ये धीरे धीरे ही जो है वो ऑक्सीजन लेवल कम होता है। लेकिन क्योंकि मरीज को कोई लक्षण पैदा नहीं होता सांस से रिलेटेड, इसलिए उसको पता नहीं लगता कि उसके लंग्स की कंडीशन बहुत खराब हो रही है। जैसे कि डॉक्टर विवेक ने बताया, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, जो कार्डियोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से जब सांस फूलता है तो वो बहुत तेजी से जानलेवा हो सकता है, जबकि हैप्पी हाइपोक्सिया भी खतरनाक है लेकिन ये मैनेजेबल है। इसको हम तुरंत, जैसे कि सभी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि हम हर एक के पास, चाहे हम लक्षण वाले हैं या नॉर्मल हैं, हमें सबके पास पल्स ऑक्सीमीटर इस समय होना और हर रोज एक बार कम से कम चेक करना एक रूटीन बना लेना चाहिए, ताकि हम हैप्पी हाइपोक्सिया की स्थिति तक ना पहुंचें। और अगर पहुंच जाएं तो तुरंत ऑक्सीजन और जो भी उसका इलाज उस समय उस स्टेज के मुताबिक बनता है वो किया जाए। डॉक्टर मनोज कुमार, जो हमारी इंडियंस पॉपुलेशन है, आबादी है और उनका नेचर है, उसके हिसाब से सर आप समझ सकते हैं कि इक्विपमेंट्स कितनों के पास होंगे और कितने ले सकते हैं, कितने खरीद सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे बचें? ये तो बहुत बड़ी समस्या सी लग रही है सर। देखिए, पल्स ऑक्सीमीटर कोई बहुत महंगा सामान नहीं है। 1000 से 1500 रुपए का एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपको फिंगर टिप से ऑक्सीजन सैचुरेशन मिल सकता है। कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड भी नहीं है डिटेक्ट करने का। बट हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इस बार का जो कोरोना है, आप देख रहे होंगे 44 से 50% केसेज हमारे रूरल एरिया से आ रहे हैं। वहां पे इस चीज का कोई कंसेप्ट नहीं है कि वहां पे ऑक्सीमीटर कैसे पहुंचाया जाए वहां पे। और देखिए, इलाज तो जो डॉक्यूमेंटेड इलाज है या एविडेंस बेस्ड इलाज है कोविड-19 का, वो तो 3 ही चीज है, ऑक्सीजन है, एंटीकोगुलेंट है और स्टेरॉइड है। बाकी इंपेरिकली, चाहे आप रेमडेसिविर बोल लें, टॉर्सिलिजुमेब बोल लें, तो हमें ये 3 चीजों जो को जनता तक पहुंचाना पड़ेगा, गांव गांव तक पहुंचाना पड़ेगा। पल्स ऑक्सीमीटर
कोई इतने बड़ी डिवाइस नहीं है, छोटी सी कैरी करने वाली डिवाइस है। अगर लोगों तक पहुंचाया जाए, इवन ग्राम पंचायत में भी, गांव में 2-4 भी रख दिए जाए। सरकार की तरफ से सर ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि एक किट दे दें सभी को, जिसमें ये जरूरी सभी। पिछली बार दिल्ली सरकार ने ऐसा किया था कि वो घरों में पल्स ऑक्सीमीटर भिजवा रहे थे, बट इस बार चूंकि तादाद इतना केसेस का बढ़ गया कि पूरा सिस्टम बिल्कुल चरमरा गया। और मैं इस ऑल बार ओवर इंडिया की बात कर रही हूँ सर। जी, ये बिल्कुल आपका सजेशन बिल्कुल मैं कहता हूँ विपनेश जी कि हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, स्कूलों में होना चाहिए, जहां पे पब्लिक प्लेसेज हैं वहां पे आप पल्स ऑक्सीमीटर रख दीजिए एक जगह। मैंने तो पहले भी ऑक्सीजन के लिए भी यही कहा था कि कुछ ऐसी जगह बना दो जहां से किसी मरीज को वापस न लौटना पड़े, वहां थोड़ा ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए मिल जाए। तो ये तो किया जा सकता है। तो सर इसका जो मेजर सिम्टम है हाइपोक्सिया का, वो ऑक्सीजन से ही रिलेटेड है कि इसमें ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है जल्दी से, बाकी कुछ और आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे जल्दी से हम? डॉक्टर मनोज नहीं, जैसा कि और पैनलिस्ट ने बताया कि आपको कुछ जो पुअर ऑक्सीजनेशन के जो टिश्यू में आकर ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो जैसे लिप्स का ब्लू होना, डिस्कलरेशन, मेंटल जो एक कंफ्यूजन का स्टेट होता है, ये सब चीजें हाइपोक्सीमिया की वजह से होती है। और ये तो सर हम हाइपोक्सीमिया के लिए कोरोना में भी फेस कर रहे हैं, ये जो सिम्टम्स हैं ये तो हम इसमें भी फेस कर रहे हैं। जीभ का नीला होना, लिप्स का ड्राई होना, जहां भी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होगा वहां इस तरह के सिम्टम्स मिलेंगे। और आपको मैंने यही बताया कि इस पुअर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होने के बावजूद भी हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, जो सेंट्रल जो सेंटर है, जो ब्रेन स्टेम में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, वो इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता। जैसे एयर हंगर, ब्रेथलेसनेस, काफी रैपिड जो ब्रीदिंग रेट हो जाती है, जिसको टैकिप्निया बोलते हैं हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में, वो सब चीजें नहीं आती हैं। इसलिए इसको साइलेंट हाइपोक्सीमिया या हैप्पी हाइपोक्सीमिया बोला जाता है। जी डॉक्टर विवेक गुप्ता, मैं चाह रही हूं सर कि जितने भारतवासी और न्यूज 24 के दर्शक सुन रहे हैं, हाइपोक्सिया एक उनके लिए नया है क्योंकि कोरोना में ही सब लोग अभी उसको समझ रहे हैं, उसी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सबकी जुबान पर कोरोना है। तो एक बार सर इसको क्लियर कीजिए, जो घर पे बैठे हैं वो कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, क्या करें, क्या सलाह लें, क्या ट्रीटमेंट लें सर? जैसे मैंने कहा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण एरिया में भी हो गया। अब हमारे शहरों में तो आप लोग सब लोग टीवी देख रहे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, व्हाट्सएप है। ग्रामीण में उतना ज्यादा टेलीविजन भी नहीं है, उतना व्हाट्सएप भी इतना नहीं है कि जिसको पता लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू ट्रीट द रूरल पॉपुलेशन, हाउ टू गेट देम एजुकेटेड। दैट इज अ बिग चैलेंज फॉर आवर कंट्री, क्योंकि हमारा ये अभी जो पीक भी नहीं आई है, और ग्रामीण में अगर एक बार फैल गया तो उसको जैसे कि एक्यूट सडन तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसी डेथ्स हो रही है, अनएक्सप्लेन डेथ्स हो रही है, जिसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो मैं तो कहूंगा कि अभी मैं गांव के बारे में बात करता हूँ, शहरों में तो काफी लोग पता लगा गांव में क्या कर सकते हैं। ग्राम प्रधान होता है, वहां प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होता है, वहां पर हमें एक सिस्टम ऐसा करना चाहिए। आपको याद होगा जब बहुत साल पहले लाउड स्पीकर पे एक गाड़ी जाती थी और इसको वोट दीजिए, इसको वोट दीजिए, इसको कांग्रेस को दीजिए, उसको दीजिए होता था। इस तरह से एक लाउड स्पीकर वाला सिस्टम होना चाहिए कि अगर किसी पेशेंट को अननेसेसरी पसीना आ रहा है या किसी को खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी इलाज कराएं, उसको सिंपल वायरल फीवर ना माने। इस तरह का चीजें, जो एक गांव में करीब 20,000 घर होते हैं, तो 10,000 होते हैं, कुछ 50,000 भी होते हैं। तो ये अगर सुबह और शाम 2 बार लाउड स्पीकर से चला जाए, जस्ट टू एजुकेट द पीपल हु आर लिविंग इन द रूरल एरिया, तो उनको अनएक्सप्लेन डेथ से हम बचा पाएंगे। और ये बहुत बड़ी मुहिम होगी। सबको ऑक्सीमीटर देना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि 1,000 रुपए का आता है, लेकिन इसके लिए अगर बजट सैंक्शन कर दिया जाए अभी 3-4 महीने कोरोना जाएगा नहीं। आई एम नॉट मेकिंग यू पैनिक, अभी मुझे लग रहा है, जो मैं सोचता हूँ, इट विल टेक टाइम अनलेस यू हैव फुल हर्ड इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन। फिर कोई नया और वायरस आ जाए, कोई पता नहीं कब, whether it is genetically engineered virus, I always feel it is not a normal mutation. तो ये गांव के अंदर लाउड स्पीकर से, सारे देश की बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ उत्तर प्रदेश, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दिल्ली, आई एम टॉकिंग ऑफ पूरे देश में ये एक मुहिम करनी पड़ेगी। और इसकी वहां का एमएलए, जो लोकल एमएलए है, उसको और ग्राम प्रधान को इसको बता देना चाहिए कि आपको ये काम कराना है। अपने जो आपका एमएलए फंड है उससे पैसा निकालिए और ऑक्सीमीटर भी दीजिए और लाउड स्पीकर भी दीजिए, आदमी को एम्प्लॉय करिए। हमारा देखिए, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, 137 करोड़ की आबादी है। हम लोग ये कह के खुश हो जाते हैं या अपने कंसोल कर लेते हैं कि हम, वो तो 22 करोड़ है, उसलिए उन्होंने 60% कर दिया। हमारा 137 करोड़, आई एम टॉकिंग ऑफ वैक्सीनेशन, हमारा 137 करोड़ हम इतना कर पाए, इसलिए नहीं कर पाए। लेकिन हमारे संसाधन भी ज्यादा है, हमारे इतने मुख्यमंत्री भी ज्यादा है, हमारे स्टेट के हेड्स भी ज्यादा है, हमारे पास हेल्थ केयर नंबर ज्यादा है, दे मे नॉट बी दैट एफिकेशियस,
नंबर्स हमारे पास है, उनका सही इस्तेमाल करें। अगर इस समय सारे हेल्थ केयर वर्कर पूरे इंडिया के, साथ साथ आयुर्वेदा, साथ साथ होम्योपैथिक, साथ साथ सोशल वॉलंटियर, साथ साथ मेडिकल स्टूडेंट, साथ साथ एफएमजी जो पास कर ग्रेजुएट्स हैं, उन सबको पूरी तरह से अगर लगा दिया जाए लाइन पे, तो हम इस महामारी में कम से कम रोक तो लगा सकते हैं। वायरस इन्फेक्ट करेगा लेकिन मृत्यु ना हो, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। वी वांट टू प्रिवेंट डेथ्स, वी वांट टू प्रिवेंट द पेशेंट्स जिनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़े, वी वांट टू प्रिवेंट द पेशेंट जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। ऐसे केसेस में गांव में बचाना जरूरी है। शहर में तो सबके पास ऑक्सीमीटर है। इफ यू गो, मैं सरिता बिहार रहता हूँ, आप किसी भी दिल्ली के शहर में चले जाइए, सबके पास ऑक्सीमीटर होगा, वो हाइपोक्सिया देख लेंगे। गांव को कैसे समझाया जाए? उन्हीं की बात मैं कर रही थी सर, उन्हीं की जो गरीब आवाम है, गांव के लोग हैं, वो कैसे कर पाएंगे ये सब? उनको ऑक्सीमीटर पहुंचाया जा सकता है। एमएलए फंड इतना ज्यादा होता है, ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका। अगर सरकार के लोग इस वक्त सुन रहे हैं आपकी एडवाइस, आपकी राय, तो ये जरूर करना चाहिए। सबकी जिम्मेदारियां तय करनी चाहिए। ग्राम प्रधान, डीएम हैं, एमएलए हैं, पार्षद हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, सभी की जिम्मेदारियां अगर तय हो जाएं तो ये बहुत हद तक डॉक्टर जेसी पासे हम संभल सकते हैं और हेल्प भी हो सकती है लोगों की। जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर विवेक के राय से बिल्कुल सहमत हूं। हमें इस समय जो है अपनी रूरल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना है। और हैप्पी हाइपोक्सिया के बारे में मैं फिर से क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हैप्पी हाइपोक्सिया हमारी कोरोना इन्फेक्शन की ही एक अवस्था है, एक स्टेज है। ये कोई अलग से बीमारी नहीं है, ये कोरोना की वजह से ही हो रहा है। और केवल इसमें फर्क ये है कि मरीज को पता नहीं लगता कि उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, इसलिए इसको नाम दिया गया है हैप्पी हाइपोक्सिया। और उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमें जान लेना कि हमारा ऑक्सीजन लेवल क्या है। उसके लिए जिनको लक्षण है उनके लिए भी और जिनको नहीं है उनके लिए भी पल्स ऑक्सीमीटर का होना बहुत जरूरी है। और इस समय हमारे गांवों के अंदर ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो वहां पर ये चीज कैसे पहुंचाई जाए इसके बारे में काफी जानकारी डॉक्टर विवेक ने जिस तरह से दी है। और भी जो भी हमारा जो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, IEC सिस्टम जो है, और आपके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम ये सारी चीजें लगातार पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार, इस तरीके के जो पेशेंट आए हैं जो इस अवस्था का डॉक्टर साहब कह रहे हैं जैसी पासे कि ये कोई नई बीमारी नहीं है और ये कोरोना की ही एक अवस्था है, एक लक्षण है, जिसको इस तरीके के पेशेंट आए हैं तो उनको कैसे ट्रीट किया गया है, क्या उनकी अवस्था थी, कैसे ठीक हुए हैं, कैसे गाइड किया, कैसे ट्रीटमेंट, कितने दिन तक लिया सर? नहीं, यहाँ पे मैं विपनेश जी एक चीज आपको क्लियर करूंगा कि जो हैप्पी हाइपोक्सीमिया या साइलेंट हाइपोक्सीमिया है, ये कोरोना के साथ साथ कई और बीमारियों में भी मेंशन हुआ है। जैसे अगर लंग्स के अंदर लेफ्ट टू राइट शंट हो, इवन जो हार्ट की जो बीमारी होती है, जो लेफ्ट टू राइट शंट साइनोटिक हार्ट डिजीज, उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कम रहता है लेकिन मरीजों को उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीज कोरोना में भी हो रहा है। कोरोना में होने की जो मुख्य वजह बताई गई है वो बताई गई है कि इसमें थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक ऑक्लूजन हो रहे हैं माइक्रो वेसल्स के, और वेंटिलेशन और परफ्यूजन का, जो ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजनेशन का मिसमैच हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ये और भी कंडीशन में होता है, बट चूंकि इस बार ज्यादा हो रहा है और ये नए वेरिएंट में ज्यादा हो रहा है, अभी हालांकि ये बहुत क्लियर कट नहीं है कि पिछली बार भी ये देखिए फर्स्ट जो वेव थी पैंडेमिक की उसमें ही इसको नोट किया गया था, इस बार ज्यादा हो रहा है। यंग लोगों को टॉलरेंस जो ज्यादा है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसका कि जो हमारा मेन सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर, उस हाइपोक्सीमिया के लिए क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करता है, ये चीज अभी तक ज्ञात नहीं है, या बहुत क्लियर कट से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इसका रिस्पॉन्स सेंट्रल जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका क्यों पुअर है। और सिम्टम्स नहीं आने की वजह से ऐसे लोग जो आपको, जैसे डॉक्टर बजाज ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पे डिपेंड करता है टिश्यू ऑक्सीजनेशन, तो उस चीज पे आपको ध्यान देना होगा कि जब ये 90 से नीचे गिरता है तो ये बिल्कुल वर्टिकल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ये गिरता है और टिश्यू पर जो ऑक्सीजनेशन है वो बहुत ज्यादा हैम्पर्ड होता है। तो मैंने कहा था कि अगर किसी को हाइपोक्सीमिया आप डिटेक्ट करते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री से, तो उसमें आर्टेरियल ब्लड गैसेज या ऐसे पेशेंट आपको बहुत क्लोज मॉनिटर करने पड़ेंगे। उसमें एबीजी भी करना होगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का भी लेवल देखना होगा। बट ये जो पेशेंट्स हैं, ये जो सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं, इसको क्लोज मेडिकल केयर की जरूरत है। डॉक्टर सुचिन बजाज सर, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक तो अभी जो डॉक्टर मनोज कुमार कह रहे हैं और दूसरा एक एडवाइस डॉक्टर विवेक गुप्ता ने सरकार के लिए दी है।
कि सबको किट दे दी जाए? दीपनेश जी देखिए, जो डॉक्टर विवेक ने बताया ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, ये बहुत मतलब हम लोग कर चुके हैं, हमें एक्सपीरियंस है, हमें वो हनुमान जी की तरह शायद हम अपनी शक्तियां भूल गए हैं, हमें याद दिलाने की जरूरत है। अगर आप याद करें, ये अभी कोरोना का पहला साल चल रहा है, लेकिन पोलियो मुक्त हम 10 साल से हैं। 2011 में आप खुद याद करिए, जब पोलियो संडे होता था तो करीब करीब हर घर में, हर गांव में हमारे हेल्थ केयर वर्कर जाते थे, बच्चों को 14 करोड़ बच्चे हमने एक दिन में वैक्सीनेट किए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे हेल्थ केयर के पास कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। आई थिंक हम सबको वापस जुड़ना होगा। अगर हम हर पोलियो संडे को हर गांव के हर घर में जाकर बच्चों को दवाई पिला सकते थे, तो मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल है कि जो भी बीमार है उसकी कम से कम ऑक्सीजन चेक कर लें या वैक्सीन घर जाके लगा दें। मेरे ख्याल से ये सब कैपेबिलिटीज इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में है। इंडिया ने बड़ी से बड़ी बीमारियां, स्मॉल पॉक्स हो चाहे पोलियो हो, आपको याद होगा जब HIV आया था सबसे पहले तो यही प्रोजेक्शन की गई थी कि भारत में ये सबसे ज्यादा फैलेगा और भारत एक वोल्केनो की तरह है जो HIV का बम बन के फूटेगा। लेकिन हमारे ही हेल्थ केयर सिस्टम ने इसको घर घर जाके अवेयरनेस बढ़ा के, गली गली में जाके कॉन्डोम्स के पूरे बांटे, हमने कहाँ नहीं बांटे, तो पूरा वो सिस्टम हमने पहले से अचीव किया हुआ है। ये इतना मुश्किल नहीं है हमारे लिए। जैसा डॉक्टर विवेक ने बिल्कुल अच्छा कहा कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, सोच के हम अपने आप को समझाते हैं, लेकिन हमारी वर्कफोर्स भी उतनी ही बड़ी है, हमारी कैपेबिलिटीज भी उतनी ही बड़ी हैं। अगर हम एक दिन में 14 करोड़ बच्चों को वैक्सीनेट कर सकते हैं तो हमें अपने टारगेट्स और ऊंचे रखने चाहिए कोरोना के लिए भी। ओके, और आसानी से कर पाएंगे हम जी। ऑल राइट, डॉक्टर सुचिन बजाज, डॉक्टर JC पासे, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर विवेक गुप्ता, सर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काफी हद तक क्लियर किया है हैप्पी हाइपोक्सिया के बारे में। तो ये नौजवानों को टारगेट कर रहा है, एक सिम्टम कोरोना का है, इस पर स्टडी लगातार हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल इस पे गिरता है। आपको अगर कोई सिम्टम नहीं है तो भी रोजाना अगर आप सक्षम हैं तो एक ऑक्सीमीटर लेके अपना जो ऑक्सीजन लेवल है उसको लगातार चेक करते रहें। बेवजह ये डाउन जा रहा है तो तुरंत डॉक्टर से आप संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।